नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि आज के बाद करीब 3, 4 या 5 दिन का अंतराल रहेगा, इसके बाद और भी वीडियो जारी हो पाएंगे। तो फिर से ये अनुरोध किया जा रहा है कि इस तरह से जो अंतराल पड़ जा रहे हैं और नियमित रूप से नहीं जारी हो पा रहा है या हो पाएगा, जैसा कि पहले भी बताया गया है, इसको कोई भी इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये खबर है कि ये उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शायद एक नाथ शिंदे जो कि शिवसेना के ही थे पहले और उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में मुख्य भूमिका निभाई, तो उन्होंने अपनी ये कीमत वसूली और मुख्यमंत्री बने। ये तिकड़मबाजी सिर्फ सत्ता के लिए, तिकड़मबाजी जो उद्धव ठाकरे ने की, शायद उसी का जवाब उन्हीं का एक शिव सैनिक एक नाथ शिंदे ने उनको दिया। जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता तो ये सत्ता के लिए इधर से उधर जाने वालों का के अभिशाप को झेल रही है और देखिएगा कि फिर शायद अब चूंकि ज़्यादा जो विधायक जो है वो बीजेपी के हैं और इनके तुम्हारे 40-50 ही हैं शायद, तो और वही व्यवस्था बिहार में भी चल रही है। ऐसी व्यवस्था ये कांग्रेसियों ने या जेएनपीसी वालों ने कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के साथ चलाई थी। तो सत्ता के लिए इस तरह का एक खेल खेलते रहे हैं। इससे हमारी आवाम है, हमारे जो साधारण भारतीय भाई बहन उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सत्ता के लिए इधर से उधर जो है मन जाते रहते हैं और फिर इनकी जो है और इनकी खरीद फरोख्त भी होती है और इनकी चरवाही भी होती है, इनकी शेफर्डनेस भी होती है, इनकी हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये सिर्फ इतना ही कह देने से अपने प्रति या मुल्क के प्रति इंसाफ नहीं होगा। इसकी जड़ में हम आप हैं। यह अपराध बोध वो होना पड़ेगा
कि हमने ऐसे अपने प्रतिनिधियों को चुना है जो कि जानवरों की तरह जो है, जिनकी खरीद फरोख्त होती है, जिनकी जानवरों की तरह जो है वो चरवाही होती है, बंद करके मैंने बस में बंद करके यहाँ से वहाँ और होटलों में बंद करके। तो इसको गंभीरता से सोचना होगा कि हम क्यों इस तरह के अपने नुमाइंदों को अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये अपराध बोध होना पड़ेगा, और वो अपराध बोध की जड़ है कि हम पात्र लोगों को, जो उसके पात्र होने चाहिए, उनको नहीं चुनते हैं। और हमारे चुनने में जो विचार आता है वही जातिवाद के आधार पर आता है, संप्रदायवाद के आधार पर आता है, भाषावाद के आधार पर आता है, प्रांतवाद के आधार पर आता है, क्षेत्रवाद के आधार पर आता है, समूहवाद के आधार पर आता है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद के आधार पर आता है, और प्रलोभन पैसे का है, रुपए का है, शराब या बोतल का है, कंबल का है। और कुछ लोग जो है इस प्रलोभन में भी यानी वोट करते हैं, या काफ़ी वोट इकट्ठा करके वोट दिलवाते हैं कि उनको ये प्रलोभन रहता है कि अमुक विधायक चुन लिया जाएगा या अमुक सरकार आ जाएगी तो उनके कुछ गलत सलत धंधे चालू हो जाएंगे और उन गलत सलत धंधों को संरक्षण मिलेगा। तो इस तरह से वो प्रलोभन और कुछ उदासीनता, ये इस तरह का जो चरित्र है, ये राष्ट्र के लिए कलंक है, इस लोकतंत्र के लिए कलंक है। इसको गंभीरता से सोचिए। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि आप ये विचार आना चाहिए, जब तक ये विचार नहीं आएगा कि हमने अब तक जो है ये जो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद या प्रलोभन का शिकार, जो प्रलोभन की बातें बताई गई हैं, इसका शिकार होकर के कुपात्रों को चुनते रहेंगे, हम इसी तरह से उस जनित स्थितियों का शिकार बनते रहेंगे। मताधिकार का अमोघ अर्थ अपने पास होते हुए भी कितनी बड़ी विडंबना है कि मताधिकार का राइट वोट जिसको कहते हैं, या फ्रेंचाइज जिसे कहते हैं, वो अधिकार, वो अमोघ असर अपने पास है, और हम कुपात्रों को भेज करके उनके पापों को झेलने के लिए इससे बिल्कुल मजबूर रहते हैं और निराश हालत में रहते हैं कि भाई इस देश में कुछ हो नहीं सकता। तो पात्र लोगों को चुनने का मन बनाइए। भारतीय जनता दल स्पष्ट कहता है कि जो भारतीय जनता दल भी जो कैंडिडेट देगा वो पात्र किस्म के होंगे। तो आइए पात्र के विषय में पहले भी बताया गया था और उसको सुन लीजिए। पात्रता का जो पहला गुण है, पात्रता का जो पहला गुण है कि वो राष्ट्रभक्त हो। राष्ट्रभक्त से मतलब कि वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हो। सर्वोपरि से मतलब यह है कि जो भी हमारी जो सर्वोच्च मान्यताएं हैं कि हमारे लिए ईश्वर सबसे बड़ा है, या हमारे खुदा सबसे बड़ा है, या हमारे गीता, रामायण, कुरान इत्यादि वो सबसे बड़े हैं। इनसे भी बड़ा हमारा मुल्क है, इनसे भी बड़ा हमारा मुल्क है, और हमारी अवाम है, हमारी जनता, हमारे भारतीय भाई बहन। ये दिमाग में होना चाहिए। और हमारा कोई भी काम, हमारा कोई भी कर्तव्य हम इस देश को मजबूती देने के लिए होना चाहिए। हमारा देश कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े और कैसे विश्व का सिरमौर बने,
इसका चिंतन होना चाहिए। ये सब जो है वो राष्ट्रभक्ति में आता है। और अपनी आवाम से भी, अपने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों से मोहब्बत, और वो मोहब्बत भारतीयता आधारित की, ये सभी हमारे भारतीय भाई बहन हैं। और इसके साथ जो हमारे देश की, हमारे भारत राष्ट्र की जो प्राकृतिक संपदा है, नदियां हैं, पर्वत हैं, इनसे भी मोहब्बत होना चाहिए। और हमारे जो ऐतिहासिक गौरव है, इतिहास में जितने भी हैं, आपके मौर्य काल, गुप्त काल, दक्षिण भारत की जितनी वंशावलियां हैं, उत्तर भारत की जितनी वंशावलियां हैं, मुगल काल है, सब कुछ है, सबको जो है, सब पर जो है वो गौरव या गौरवान्वित होना चाहिए। इसमें वो लोग जो है, जो कि इसमें भेद विभेद करके आक्रांता मक्रांता की बात करते हैं, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। उनकी पात्रता वो नहीं बन सकती। तो पूरे इतिहास पर वो हमारा गौरवपूर्ण है। और उसमें ये नहीं, जो उनके आपसी लड़ाइयाँ रही हैं, आपसे जो है माने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जो टकराहट के कारण जो युद्ध हुए हैं, उस पर बगैर विचार किए हुए सभी लोग आदरणीय सम्माननीय, जितने हमारे स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर भी, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कोई भी हो, तो ये सब मिला करके देशभक्ति में आता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि कोई भी मुद्दा हो तो उसको स्थानीय रूप में न देखा जाए कि वो उत्तर प्रदेश का है कि दिल्ली का है कि हिमाचल का है। उस मुद्दे को पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और उसका असर, उस मुद्दे का असर क्या होगा, पूरे देशवासियों पर क्या होगा, देश की परिस्थितियों पर क्या असर होगा, और इसका आकलन करके उस पर फैसले लेने की उसकी एक मंशा हो और आदत हो और क्षमता हो। तो कुल मिलाकर जो अभी बताया गया है, ये राष्ट्रभक्ति में आता है। दूसरा जो गुण है वो है समर्पण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेडिकेशन। कि कोई भी काम उसको मिले तो दिखावे के लिए नहीं, पाखंड के लिए नहीं, पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ उसको संपन्न करें। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इनके लोग यानी हर छोटे बड़े काम को, वो काम हो चाहे ना हो, वो संपन्न होता है कि नहीं होता है, वो अपने अंजाम को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, बस विज्ञापन, पाखंड, फोटो खींचना, इससे दूर, पूरे समर्पण और आधे मन से नहीं, पूरे मन से, पाखंड और विज्ञापन से दूर। तो दूसरा गुण है समर्पण का। तीसरा गुण है कर्तव्य निष्ठा, कि वो कर्तव्यनिष्ठ हो, मतलब बगैर कुछ कहे या कम से कम कह करके वो किसी काम को करके दिखाए, किया हुआ काम ही उसकी भाषा या जुबान बने। आप लोग देखते होंगे कि जब भी चुनाव आता है तो इन राजनीतिक दलों के बड़े मोटे वो घोषणा पत्र बनते हैं, वचन पत्र बनते हैं, संकल्प पत्र बनते हैं, जिनका कुछ नहीं होता। तो और इसलिए जरूरत इस बात की है कि बल्कि कोई घोषणा पत्र न बने, कोई वचन पत्र न बने, कोई जो है वो संकल्प पत्र न बने, वो करके दिखाए। तो ये एक कर्तव्य निष्ठा का गुण होना जरूरी है। चौथा जो सबसे आवश्यक है वो है चरित्रवान होना। चरित्रवान से मतलब रुपए पैसे की जो लालच है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, ये जो अवगुण है
रुपये पैसे की लालच जो है अवगुण, इस अवगुण को अपने को दूर रखना, और वाइस वर्सा इस अवगुण को अपने से दूर रखना, और इस अवगुण को भी अपने से इस अवगुण से अपने को दूर रखना, और इस अवगुण को अपने से दूर रखना, दोनों वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब यह है कि इस अवगुण को अपने से दूर रखना और अपने को इस अवगुण से दूर रखना, दोनों चीज। फिर से जरा समझिए, इस अवगुण से अपने को दूर रखना और इस अवगुण को अपने से दूर रखना, और अपने को भी इस अवगुण से दूर रखना। जरा इसको आप समझ रहे हैं ना, ये जो अवगुण है माने लालच, लिप्सा, पैसे रुपए की जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है, ये बहुत ही खराब एक आदत है। तो इस जो अवगुण है ये बहुत ही खतरनाक अवगुण है। इस अवगुण से अपने को दूर रखना, इस अवगुण को इस अवगुण से अपने को दूर रखना, इस अवगुण को अपने से दूर रखना, वाइस वर्सा। देखिए, दोनों का तात्पर्य लगभग एक ही है, लेकिन उसको दो भागों में बांटने का तात्पर्य यही है, किसी तरह से वो हमसे दूर ही रहे। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो अवगुण है, इस अवगुण को अपने से दूर रखना और अपने को इस अवगुण से दूर रखना। इसको बड़ी सावधानी से देखिए। जब कोई भी काम करते हैं, मंत्री हो, एमएलए हो, कर्मचारी हो, पैसे रुपये की आवश्यकता पड़ती है। जितना उसका हक बनता है वो तो जरूरी है, माने तिकड़म करके तमाम पैसे इकट्ठा करना, जो कि आजकल की आदत बन गई है अमूमन, यह देश के लिए बहुत अभिशाप बनी हुई है। कर्मचारी इस तरह के, सभी तो हम नहीं कहते हैं, उनकी आदत होती है कि जब तक वो ऊपर की कमाई नहीं करते हैं, जितनी उनके तनख्वाह रहती है उसका दुगुना, चौगुना, 10 गुना नहीं कमाते हैं, उनकी तृष्णा वो भरती नहीं है। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, ऊपर जाइए, जितने भी वो इंजीनियर हैं और भी मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सीएमडी हैं, वो संसाधनों का तिक्रम करके जो है इस तरह से लूट। और ऊपर जाइए, मंत्रियों के स्तर पर अरबों खरबों का लूट, हमारे देश के संसाधन का लूट। तो इस तरह की जो है, और राजनीतिक स्तर पर तो यानी भ्रष्टाचार का पूरा आलम ही है। राजनीतिक भ्रष्टाचार बदस्तूर चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग के रहते वो माने राजनीतिक भ्रष्टाचार के द्वारा जो काला धन है वो सरेआम वो बहता रहता है चुनाव के दौरान। तब भी ये चुनाव आयोग कहता है कि हमने बहुत निष्पक्ष चुनाव वो करवाया है। तो सब पाखंड चल रहा है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि पात्र वही होगा जो ये माने पैसे रुपए की माने गलत ढंग से यानी धन अर्जित करने का जो लिप्सा है, जो लालच है, ये जो अवगुण है, इस अवगुण से अपने को दूर रखना और इस अवगुण को इस अवगुण से अपने को दूर रखना और इस अवगुण को अपने से दूर रखना, ये बहुत बड़ी सावधानी है। तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि इस तरह के लोग मिलेंगे आपको जरूर,
समाज में। ये कोई सवाल करता है कि इस तरह के लोग हैं, कहा जरूर है। हमने उनको तरजीह देना, महत्व देना छोड़ दिया है। आज भी शास्त्री जी जैसे ईमानदार लोग, कई लोग हैं, हमने उनको महत्व देना छोड़ दिया है। उनको आगे लाइए। भारतीय जनता दल तो ऐसे लोगों को ही लाएगा। तो बात वही पर आ रही है कि हम लोग जो है, हमारी जो भारतीय अवाम है, वो पात्र लोगों को ही चुनने का मन बनाए। भारतीय जनता दल ऐसे ही उम्मीदवार देगा, तब जाकर के इस स्थिति में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। वरना तो इनकी कहानियां और खास करके चैनलों पर झूठे मूठे प्रलाप सुनने के लिए हम बिल्कुल अवशक्त हो गए हैं। तो उद्धव ठाकरे की सरकार जाए, बीजेपी की सरकार आए, इससे जनता के भाग्य में कोई तब्दीली या कोई बदलाव आने को नहीं है। कमोबेश चरित्र वही है। कुछ हमारे भारतीय भाई के मन का ये उद्गार भी साझा, उसको समझने की जरूरत है, उसको साझा करने की जरूरत है। जो प्रतिक्रिया देखी गई है भारतीय जनता दल के वीडियो के ऊपर कि YouTube वाले सर यानी मुझे या भारतीय जनता दल की जो ये राष्ट्रभक्ति के विषय में, भारतीय एकता के विषय में जो विचार हैं, इन विचारों को देख करके उनकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि यदि ये YouTube वाले सर या भारतीय जनता दल किसी और देश में होता तो लोग जो है सर आंखों पर उठा लेते और इसके पीछे हो लेते। ये बात सत्य है। लेकिन हम ऐसे भारतीय भाई बहनों से और पूरे देश के भारतीय भाई बहनों से, आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, हम या ये भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि मुझे इस तरह की मानसिकता का पता है। इस तरह की मानसिकता का पता है। इसी मानसिकता के विरुद्ध ही तो भारतीय जनता दल लड़ रहा है, और इसलिए ये आसान काम नहीं है। उसको पता है कि देशभक्ति का नाटक चल रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग कई रूपों में है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारा दुश्मन चीन है, चीन का सामान बेचने में जरा भी उसको गुरेज नहीं है। दूसरा देश होता कि अरे भाई ये दुश्मन है, वो चीन है हमारा, उसके बहिष्कार की बात तो होती है, बहुत वो तमगा लूटते हैं। जरा जो बेचने वाले, खरीदने वाले और जो उसके सामानों का जो मंगाते हैं लोग तो यहां तक कहते हैं कि चीनी सामान चीन से आता है और उन चीनी सामानों पर ये भारतीय मुहर लगती है बॉम्बे में। क्या वो देशभक्ति वो निभाते हैं? ये तबका, यही तो कारण है। दूसरा देश जापान होता, जापान में ऐसा होता है कि वो चीनी सामान जाता है और वो जापान का मुहर वो लगा करके तमाम तबका जो है वो चीनी सामान बेचता। तो इस पर किसी को बना है ही नहीं। तो देश के साथ अपरोक्ष गद्दारी के तमाम नमूने हैं, और वो ऐसे लोग भी जो है देशभक्ति का वो दम वो भरेंगे। हमने तो एक नमूना बताया, और देशभक्ति को, जज्बे को सिस्टमेटिकली नष्ट करने के लिए इस जीएनपीसी ने क्या कुछ नहीं किया है।
देशभक्ति के जज्बे को समाप्त करने के लिए ही जेएनपीसी ने अपने शासनकाल में अपनी आवाम को, कर्मचारियों को, पूरे राजनीतिक माहौल को माने निम्नतम स्तर का घटिया से घटिया स्तर का स्वार्थी वो बना दिया है। जितने ये चुन के जाते हैं सिविल सर्विसेज के तमाम आईएएस आईपीएस, क्या है वो घटिया किस्म के कुछ अपवादों को छोड़कर वो स्वार्थी है, सुविधा भोगी है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, जो कि इस देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकती है, लेकिन वही घटिया किस्म के व्यक्तिगत स्वार्थी, सुविधा भोगी और पाखंडी, और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही ऐसी है, इस बात तो नहीं है। जुडिशरी में भी मीडिया का तो कुछ कहना ही नहीं है, बौद्धिक वर्ग का तो कुछ वो कहना ही नहीं है। तो लगभग देशभक्ति लगभग समाप्त है, बल्कि वो सिर्फ पाखंड के रूप में है वो। और जब भी मौका आता है तो ये बिल्कुल, अरे भाई, जब ये कन्हैया कुमार जब नारा लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, किसी का दिमाग उबलता है। दिमाग कब उबलता है? कोई पांथिक बात पर, कोई हिंदू के ऊपर कुछ कह दे, कोई इस्लाम के ऊपर कह दे, कोई मस्जिद के ऊपर कह दे, कोई कुरान के ऊपर कह दे, कोई रामायण के ऊपर कह दे, तब उबलता है। तो ये खुद प्रमाणित है कि देशभक्ति का जज्बा लगभग माने उसकी शून्यता है इस चीज को। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी गिरावट के बावजूद भी कुछ लोग हैं और जिनकी प्रतिक्रिया आती रहती है, वो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। और इसमें बहुत खुशी की बात है कि अब धीरे धीरे लोग भारतीय ताकत दल की इस प्रयास में, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय ताकत दल इसमें संसाधन की जो कमी है उसे संघर्ष कर रहा है। जो ये भी संघर्ष चल रहा है, वरना जो है वो सीधे आपके बीच में आकर के वो करता, लेकिन वो संसाधन के लिए संघर्ष कर रहा है वो, और वो भी संघर्ष को वो पार पा लेगा, संगठन का निर्माण भी करेगा और आपके बीच में आएगा, चुनाव भी वो लड़ेगा। तो और फिर भी हमारे भारतीय भाई बहन अब शनै शनै धीरे धीरे जो भारतीय ताकत दल के इस अर्ज को, इस विनती को कि सभी को भारतीयता के सूत्र में बंधना होगा, आ रहे हैं। सबसे अधिक उत्साह वो हिमाचल में दिख रहा है, तमिलनाडु से भी आ रहा है, केरल से भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल से भी शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं, आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे जो देशभक्ति का जज्बा इन सबों ने 60-70 सालों से बिल्कुल दबा दिया था, और उसके बाद ये नकली देशभक्त आ गए राष्ट्रवादी बीजेपी वाले, इनसे तो और नुकसान है, इनसे तो और नुकसान है। और ये किस तरह से माने ये सामना करते हैं, वो भी बड़ी विचित्र बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकारें, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार और उनके गिरफ्त में ये मीडिया, ये पूरा इस बात पर बिल्कुल डटा हुआ है कि भारतीय जनता दल की बात जनता में प्रसारित न हो। मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार और उनके गिरफ्त वाली ये मीडिया, और वही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी या जेएनपीसी वाले, वामदल वाले और इस तरह से जितने भी हैं,
विखंडनकारी ताकतें इस देश की, उनका पूरा प्रयास है, पूरा डटे हुए हैं कि भारतीय जनता दल की बातें जनता में न फैले, न जाए। उनका प्रयास है कि देश में भारतीयता का माहौल न आए, लोगों में अवाम परस्ती और मुल्क परस्ती न आए। ये साजिश चल रही है बीजेपी वालों की, बीजेपी की सरकारों की, केंद्र सरकार की, मोदी जी की और अमित शाह की। लोगों में जो है जो भारतीय जनता दल, लोगों में जो भारतीयता का और भारतीयता आधारित देशभक्ति, मुल्क परस्ती का जज्बा जो पैदा करना चाहता है, वो लोगों में न है। वो सिर्फ इसको इसी रूप में देख रहे हैं कि इससे उनकी सत्ता को खतरा लग रहा है, बस यहीं तक। तो ये सत्ता के ये क्या कहते हैं, वो ये तिकड़मी है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये सत्ता के तिकड़मी है। और उसके कुछ नमूने आपके सामने बताए जा रहे हैं। इनके जितने भी नेता हैं, चाहे इनके जेपी नड्डा हों, चाहे मोदी महोदय हों, चाहे अमित शाह महोदय हों, बस यही कहते हैं कि कुछ लोग या एक यूट्यूब वाले सर हैं जो कि लोगों को भड़का रहे हैं। इतना ही बस उनको आता है। इस देश को भारतीय एकता की जरूरत है, भारत को भारतीयता के आधार पर मजबूत करने की जरूरत है। इसका जवाब उनके पास नहीं है, बल्कि उसको इस रूप में कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है वो लोगों को भड़का रहे हैं। और मीडिया को इतना जकड़ रखा है भारतीय जनता दल के खिलाफ कि यदि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनको बुलाइए, इनको मंच दीजिए, कुछ उनके जो टीवी चैनलों के जो पत्रकार हैं छोटे मोटे, वो ये कहते हैं कि भैया हमको अपनी नौकरी नहीं गंवानी है। यूट्यूब वाले सर को बुला करके हमको अपनी नौकरी नहीं गंवानी है। इसका क्या मतलब है कि इस तरह से दबाव काम कर रहा है, दबाव डाला गया है कि यदि मुझे बुलाया गया तो उन पत्रकार की, उन एंकर की नौकरी चली जाएगी। इस तरह से धमकी दी गई होगी। अब बताइए, ये चैनल, ये टीवी चैनल और मीडिया जो भारतीय एकता के विषय में जो इसका भारतीय जनता दल का ये जो प्रयास चल रहा है, वो प्रसारित न हो, इस कदर दबाव वो बना रही है अपने कर्मचारियों पर, अपने पत्रकारों पर। यदि इनको लाएगा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। क्या इनसे देश प्रेम की अपेक्षा आप कर सकते हैं? क्या ये देश के हितैषी हो सकते हैं? ये इन मीडिया वालों को हमारी आवाम अच्छी तरह से समझे। और ये बीमारी कोई आज की नहीं है, पहले की है। इसके विषय में हमारे जो स्वामी विवेकानंद की बात हमने कई बार बताई हुई है। उस बात को हमेशा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जाने। जब उन्होंने 1890 के दशक में इस अपनी जो आवाम में जो मानसिकता डाली गई है, उसके एक नमूने और नजरिए के विषय में कहा था, और उसको जरा आप लोग जरा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा था, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस। वो अंग्रेजी में बोले थे, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। मैं फिर से उसको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 के दशक में कहा था कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री
इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उन्होंने कहा कि जब भी कोई देशभक्ति की बात हो, देश में एकता की बात हो, भारतीयता की बात हो, इस तरह से जो कीमती मूल्यवान चीजों की बात हो, तो जो आम भारतीय है, जो गरीब भारतीय है, वही आपका साथ देगा। अन्यथा जो संभ्रांत वर्ग है, जिसको इलाइट कहते हैं, कुछ लोग एलिट कहते हैं, उनको कहने दीजिए, उनको वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, वो करने दीजिए उनको। तो द इलाइट ऑफ दिस कंट्री, तो इलाइट वर्ग या सम्राट वर्ग जो है वह नैतिक रूप से और वैसे भी मर चुका है। ये स्वामी जी ने कहा था 1890 में। आज वही इलाइट वर्ग कुछ अपवादों को छोड़ करके ब्यूरोक्रेसी में है। आज वही इलाइट ये भौतिक वर्ग में है। आज वही इलाइट मीडिया में है। आज वही इलाइट ये जो व्यापारिक वर्ग जो संपन्न है उनमें है। कुछ व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, देखिए हमारा संबोधन वो बराबर रहेगा। व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, ब्यूरोक्रेसी के रूप में संबोधित किए जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, जुडिशरी में जो लोग हमारे भारतीय भाई बहन हैं, व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय बहन, ये वर्ग जो है, और कुछ हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, या कहीं कहीं जो संपन्न किस्म के ओबीसी, संपन्न किस्म के हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, कहीं कहीं, तो ये लगभग नैतिक रूप से और वैसे भी मर चुका है। और मर चुका है, उनमें हम नहीं कहते हैं कि देशभक्ति का जज्बा एक ये सिस्टमेटिक रूप से वो समाप्त कर दिया गया। इन जो भारतीयता हो, देशभक्ति हो, अवाम परस्ती हो, ये उसका वास्तविक जज्बे के स्थान पर पाखंड उसका स्थान ले लिया है। भारतीय जनता दल इस तरह की समस्याओं से अच्छी तरह से अवगत है और उसको उम्मीद है कि जब भी मुखातिब होकर के उनके सामने यदि ये बात रखी जाएगी कि भाई मुल्क की अहमियत आपके लिए भी है, यह देश आपके लिए भी है, देश यदि कमजोर होगा तो आप कहां जाएंगे, तो यहां से यदि शुरुआत की जाएगी तो वो भी समझेंगे, पत्रकार भी समझेगा, मीडिया भी समझेगा, ब्यूरोक्रेसी भी समझेगी, व्यापारिक वर्ग भी समझेंगे, सवर्ण भी समझेंगे, संपन्न किस्म के जो यादव या ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय बहन वो भी समझेंगे। इसी उम्मीद से भारतीय जनता दल अभी फिलहाल साधन विहीनता की स्थिति में ये यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से ये संघर्ष कर रहा है। तो हमारे उस भारतीय भाई की वो चिंता, वो उद्गार कि ये दूसरा देश होता तो यूट्यूब वाले सर को या भारतीय जनता दल के विचारों को सर आंखों पर उठा लेता, बात सही है। लेकिन ये रहते ये इस तरह की स्थिति या इस तरह की मानसिकता के रहते, इसमें बहुत बड़ी बाधा है। भारतीय जनता दल जो है देश में भारतीयता के लिए तो प्रयास कर ही रहा है, वो उस तरह की मानसिकता से भी जो है वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन इसको आप सभी लोग आसान बना सकते हैं। इसके विचारों को और इसके वीडियोस को अधिक से अधिक आप पहुंचवाइए, लोग देखेंगे, समझेंगे और आज नहीं तो कल देखेंगे।
इसका यही समाधान है। और जहाँ तक आपको राहत की बात है और आपको सम्मान देने की बात है, आपको ससम्मान आपको खिदमत करने की बात है, वो तो तभी संभव है जबकि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं पूरे नज़ारे से हटें और वो उसका उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है कि आप भारतीयता के आधार पर एक होकर के भारतीय जनता दल जिन पात्र जो है जो वो यानी वो उम्मीदवारों को खड़ा करेगा। देखिए जो उम्मीदवार खड़ा करेगा, हम इस बात का पूरी गारंटी नहीं करते हैं कि उसमें 100% ये गुण है ही। मान लीजिए उसमें वो गुण जो है 30%, 40%, 50% है, तो बाकी का विकास जो है भारतीय जनता दल बाद में कर देगा। लेकिन ये चारों गुण होना जरूरी है, राष्ट्रभक्ति का, समर्पण का, कर्तव्यनिष्ठा का और चरित्रवान होने का। अरे कम से कम जो समाज का जो तिकड़मी है, जो झूठ बोल करके हमेशा जनता को छल रहा है और उसके साथ धोखा कर रहा है, वो बहुत माने घटिया किस्म का अपराधी है, घटिया किस्म का जो है वो माने तिकड़मी है और भ्रष्टाचारी है, जनता को हमेशा झूठ बोल कर उसको दुख दे रहा। इससे तो आपको जो है निजात मिल जाएगी ना। तो इन सारी बातों का कहने का मतलब यह है कि पात्र लोगों को चुनने का मन बनाइए और भारतीय जनता दल पात्र लोगों को ही मैदान में उतारेगा। तो जो हमारे भारती भाई कह रहे थे कि फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि ये कोई दूसरा देश होता, तो भारतीय जनता दल की बात को और यूट्यूब वाले सर को सर आंखों पर उठा लेता। बात सही है उनके, लेकिन इन स्थितियों को भी समझना होगा कि ये इस देश में राष्ट्रभक्ति लगभग शून्य है। जो भी है वो पाखंड के रूप में, कुछ अपवाद के रूप में होगी और वही अपवाद के रूप में वो आगे बढ़ रहा है। वो अब हिमाचल प्रदेश से तमाम ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसके प्रति। अब देखिए जागरूकता बढ़ रही है, तमिलनाडु से भी आ रही है, केरल से भी आ रही है, ये जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन जो 60-70 सालों से और इसका खासकर कि बीजेपी के पाखंडी माने राष्ट्रवाद और देशभक्ति के कारण जो वास्तविक जो हमारा देशभक्ति है, वास्तविक हमारी जो मूल परिस्थिति और आवाम परिस्थिति है वो जज्बा लगभग समाप्त था। अब वो जागना शुरू हो गया है और भारतीय जनता दल जिस माहौल के प्रयास कर रहा है उसमें जो बाधा पहुंच रही है, एक तो जो सत्ताधारी बीजेपी ये बाधक है। बाधक इस रूप में है कि वो इस भारतीयता का सामना यानी भारतीय एकता का सामना कैसे करे, वो तमाम तरह की तिकड़म वो कर रही है और उसके तिकड़म का पहला भाग यह है कि भारतीय जनता दल का नाम ही मत लो। भारतीय आवाम ताकत दल का ये जो मीडिया है यानी वो भी नाम न ले। भारतीय जनता दल के विचार जो है वो मीडिया में भी न पहुंचे। भारतीय जनता दल के विचार वो जो है यानी पब्लिक में भी न पहुंचे, जनता में भी न पहुंचे। और बस यही कहते रहो कि ये यूट्यूब वाले सर हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं। बस ये तिकड़मबाजी, इस तरह का षड्यंत्र जो है ये बीजेपी कर रही है और अंदर खाने में धमकाती भी है और सीधे नहीं, छुट भाइयों को सिखा पड़ा करके। वो क्या बोलते हैं कि पानी बहुत सर से ऊपर निकल गया है। ये बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, यूट्यूब वाले सर जो है मैंने ये मान नहीं रहे हैं। अब
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन छोट भाइयों की बातों को लेकर के क्या कहा जाए, लेकिन छोट भाइयों की बातों से इनकी मानसिकता का पता चलता है। तो ये काम की चीज है। तो इनके मन में है कि यूट्यूब वाले सर मान नहीं रहे हैं और लोगों में यानी भारतीय एकता की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और इस मायने में वो रुक नहीं रहे हैं। तो ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इन जीएनपीसी और गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस वालों से या वाम दलों से, ये जितने भी हैं, यानी भारत के लिए अभिशाप ये शक्तियां जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनसे यही कहना है कि जो ये कहते हैं कि ये मानते नहीं है, रुकते नहीं हैं, आप जो है देश के खिलाफ गतिविधियों को रोक नहीं रहे हैं और उसको निर्बाध रूप से करते चले जा रहे हैं। राहुल जो है दिन रात जो है भारत के खिलाफ कोई न कोई बात वो बोलता रहता है। भारत के अंदर रहेगा तब भी बोलेगा और भारत के बाहर रहेगा तब भी बोलेगा। और मोदी जी का जो छलावा है देश के खिलाफ वो जारी है। मोदी जी जिन देश विरोधी ताकतों को पाल रखे हैं, खास करके कुछ मीडिया, एनडीटीवी इत्यादि और पत्रकारों का जो गिरोह है, रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, मुकेश कुमार, अमरीश कुमार और अजीत अंजुम, तमाम ये गिरोह है। इन सारे भारत विरोधी ताकतों को जो पाल रहे हैं, उनकी भी गतिविधियां रुक नहीं रही हैं। शुभ भैया किस्म के जो मीडिया है, द वायर, द क्विंट, द प्रिंट, कारवां, जो कि माने विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की जो मीडिया है, उससे मिलकर के भारत के खिलाफ साजिश करना, तो ये तमाम तरह की गतिविधियां जो है रुक नहीं रही हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ भारतीय वाम ताकत दल के इस प्रयास को रोकने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ भारतीय वाम ताकत दल के इस प्रयास को रोकने में लगे हैं कि देश में भारतीयता का माहौल ना है। मोदी महोदय, बीजेपी की सरकार जो है, देश में जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको रोकने की बात नहीं करते हैं। वो थोड़ा ये जैसे कोई क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी क्या कर लेगा भाई? ईडी को तो वो धता बता करके बाहर हो गया। वो चिदम्बरम का ये क्या कर लिए? चिदम्बरम का जो बेटा है, जो कार्तिक चिदम्बरम क्या कर लिया? ये कुछ नहीं करेंगे। सारे देश की जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, उनको पालेंगे, सारे देश के दुश्मनों को पालेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा करके अपने कर्तव्य की ये इस श्री कर देंगे पाखंड के रूप में, और आवाम को झेलने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत खतरनाक किस्म के हैं जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके है। ये इनकी असलियत है। इन बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि इस गांधी और नेहरू की जो गद्दारियां रही हैं देश के खिलाफ, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो तुम? जो जैसा कि भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि जिसमें अंग्रेजों ने मैंने बंगाल का बंटवारा 1905 में किया,
बंगभंग इसको कहते हैं, बंगभंग या पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके खिलाफ एक स्वदेशी आंदोलन चल रहा था देशभक्ति का। उस देशभक्ति का जो स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने इस गांधी को अफ्रीका से लाकर के यहां पर पैराशूट करवाया, क्योंकि जानते थे कि ये बहुत सफिस्टिकेटेड किस्म का ये चमचा है, जो कि वो दिखाएगा कि हम देश के लिए, भारत के लिए, भारत की जनता के लिए वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल उसका मुखबिर था, चमचा था। उसका थोड़ा सा अनुभव जो है बाबा साहब ने भी कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि ये बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है, डबल डीलर है। वो जनता को भी धोखा दे रहा है और डील करता है वो अंग्रेजों से। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आकर के तुरंत उसने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने कि मैं अंग्रेजी सरकार का वफादार हूं। वो सार्वजनिक, और ये तथ्य है। मोहनदास करमचंद गांधी जो ही वहां से आया अफ्रीका से, और अफ्रीका से इन्हीं अंग्रेजों ने इसको पैराशूट करवाया। किस लिए? जो देशभक्ति का आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन था, उसका सामना करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। और वो स्वदेशी का आंदोलन, देशभक्ति का आंदोलन जो बंग हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके खिलाफ चल रहा था। तो इसकी असलियत को हमारे देश के लोग जाने। ये सारे सवाल विशेष करके जीएनपीसी वालों से, गांधी नेहरू परिवार चांदला चौकड़ी काकस वालों से, और बीजेपी वालों से भी, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। तो आकर के वो मोहनदास करमचंद गांधी वहां से अफ्रीका से जो भारत आया, बोला कि मैं अंग्रेजी सरकार का वफादार हूं। भारतीय नौजवानों को भी चाहिए कि वो भी इस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी को साबित करें। और ऐसा वो क्यों कर रहा था? इसलिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1919 तक चला, तो अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए यानी भारतीयों की एक फौज चाहिए। तो अंग्रेजों की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती कराने के लिए इसने एक जो दूसरा वक्तव्य वही दिया कि भारत के नौजवानों को अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी, अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी साबित करना चाहिए। यह कह करके, इस तरह का वक्तव्य दे करके इसने भारतीय नव युवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया। अब जरा सा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें, जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि लोगों ने उसके खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी, प्राण दिए। उसी की सहायता करने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उसकी सेना में भारतीयों को भर्ती करवाया और भर्ती करवाने के लिए वो सार्वजनिक वक्तव्य दिया कि मैं तो अंग्रेजी सरकार का वफादार हूं और भारत के नव युवकों को भी चाहिए कि वो भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी को साबित करें। ऐसा करके बताइए। तो जरा सा आप अंदाज करिए कि किस स्तर का इस देश का गद्दार था वो मोहनदास करमचंद गांधी। और उसको ये कांग्रेस वाले, जीएनपीसी वाले वो राष्ट्रपिता के रूप में छुपे हुए हैं, और उसी राष्ट्रपिता के रूप में बीजेपी वाले भी पूछ रहे हैं, ये राष्ट्रवादी लोग।
तीन राष्ट्रवादियों से भी पूछा जाना चाहिए, कांग्रेसियों से भी पूछा जाना कि इतने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में क्यों थोपे हुए हो। यही नहीं, हर एक स्कूलों में उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की भी फोटो मिलेगी, गद्दार वो नेहरू की भी फोटो मिलेगी। हमारे जो 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 माने आने वाली जो ब्रीड है, आने वाली जो नस्ल है, जो पोस्टेरिटी है, उसके भी दिमाग को ये सब प्रदूषित कर रहे हैं एनपीसी कांग्रेस वाले और ये बीजेपी वाले। यदि वहां पर फोटो, यदि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की या भगत सिंह की, अशफाकुल्लाह जी की, चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो रहती तो देशभक्ति की प्रेरणा मिलती ना बच्चों में वो संस्कार पैदा होते हैं ना। इन गद्दारों की फोटो मिलती है और उनके नाम पर तमाम हर जगह गली कूच में एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटीज के नाम और शिक्षण संस्थाओं के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम, किस तरह से ये कैंसर की तरह हुए ये घुसे हुए हैं हमारी व्यवस्था में। ये गद्दार जो एनपीसी तो इस देश की है ही नहीं, वो तो उसने कर दिया। ये राष्ट्रवादी लोग भी उसी संस्कृति को, उसी मानसिकता को अपनाए हुए हैं, बीजेपी वाले। इन बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि उस गांधी को क्यों पूछते हैं। एक मोपला सांप्रदायिक नरसंहार हुआ था केरल में, और ये घटिया किस्म का सांप्रदायिक था ये मोहनदास करमचंद गांधी। उस मोपला सांप्रदायिक नरसंहार की आलोचना वो जो आयरिश लेडी थी आयरलैंड की, कोकोन अनी बिसेंट, उसने आलोचना किया था। और जब इस सांप्रदायिक और इस देश का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस मोपला नरसंहार का समर्थन किया तो अनी बिसेंट, वो जो आयरिश महिला थी आयरलैंड की, उसको काफी क्रोध आया। अब बहुत वो आलोचना भी किया इस गांधी की। तो किस कदर का ये सांप्रदायिक था, ये देश का गद्दार भी था मोहनदास करमचंद गांधी, और मोपला जैसे यानी सांप्रदायिक नरसंहार का समर्थन करने वाला भी था। यही नहीं, मैंने बताया है कि वैसे तो हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो तबका है पूरा, और जब भी देश पर आफत आई है, मान लीजिए मैंने अंग्रेजों की गुलामी की आफत थी और उसके खिलाफ संघर्ष करना था, बिल्कुल सामने आए और कंधा से कंधा मिलाकर इन लोगों ने संघर्ष किया। 1857 की लड़ाई से वो उसके पहले भी शुरू होकर के ये सब जो बातें जो है, ये सब घटनाएं और ये सब क्रांतिकारी वारदातें जो है, इस बात को प्रमाणित करती हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो वो तबका है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा मुल्क पर जब भी आफत आई है और जब मुल्क को जब भी जरूरत पड़ी है, मैंने उसने संघर्ष किया और जाने दी है। लेकिन एक बहुत बड़ा अभिशाप है इसमें, मैंने मतलब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ एक ऐसा हिस्सा है जिसको कि इस देश से कोई मतलब नहीं रहता है। वो बाहर गए, सऊदी अरबिया, टर्की, फलाने, उनकी बातों को लेकर के यहाँ जो है उसको वो स्टर करता रहता है, चाहे वो आज़ादी के पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के पहले जिसमें मैंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने की बात थी,
तो उसको आज़ादी की लड़ाई से यानी कोई मतलब नहीं था। टर्की की बात को लेकर के, टर्की में खलीफा को लेकर के, मैंने कैलिफेट बोलते हैं अंग्रेजी में, कैलिफेट को लेकर के, खलीफा को लेकर के, ये भारत में, जबकि भारत को जरूरत थी आज़ादी के खिलाफ आंदोलन की, तो वो सब चला रहे थे वो खलीफत आंदोलन, खलीफा के लिए। तो जो कट्टरवादी भारत विरोधी जो हिस्सा है थोड़ा सा, जो हमारे अपने इस्लाम आता वाले भारतीय भाई बहनों का, वो इस तरह की जो गतिविधि जो चलाता है, तो वही चला रहा था टर्की को लेकर के खलीफत आंदोलन। और एक बात मैंने पहले भी बताई है कि इस तरह के जो तत्व हैं भारत विरोधी और असामाजिक कट्टरवादी और उपद्रवी टाइप के, वो इसी गांधी टाइप के जेएनपीसी के एजेंट होते हैं वो। और किस तरह से ये उनके साथ खड़े होते हैं, तमाम इस तरह से ऐतिहासिक जो है ये प्रमाण है। तो उन्हीं प्रमाणों में एक प्रमाण ये भी है, एक प्रमाण तो मैंने पहले बताया कि मोपला का जो है वो नरसंहार था, इसने जो है वो समर्थन किया, इसने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने समर्थन किया। दूसरा जो खलीफत आंदोलन जो टर्की की बात को लेकर के यहाँ के जो वो कट्टरवादी तत्व जो कर रहे थे, ये गांधी ने क्या किया, खलीफत आंदोलन का नाम ही बदल दिया, उसका नाम बदल के रख दिया खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन का नाम जब बदला, तो फिर इसके बाद उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया, अपने आजादी की जंग का आंदोलन का नाम दे दिया। इस कदर का गद्दार था वो मोहनदास करमचंद गांधी। और उसी को हमारे देश के ऊपर राष्ट्रपिता के रूप में और सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी के क्या के रूप में, तो ये तो जेएनपीसी तो इस देश की दुश्मन है ही। उसी का पूरा ये पूरा खेल और वो जो है षड्यंत्र है। और उसको इतने बड़े देश के गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता या सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी के रूप में मैंने थोपने का बस एक ही उसका उद्देश्य था कि उसको एक रक्षा मिलेगी, उसको एक शील्ड मिलेगा। इसीलिए, और उसी को ये बीजेपी वाले भी जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, इनका राष्ट्रवाद माने इनके राष्ट्रवाद की क्या असलियत है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। तो ये भी उसको पूछते हैं सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने अपमानित किया। और उसके पहले भी बताया गया था कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उसकी कांग्रेस जो अपने को कह रही थी कि हम अंग्रेजों कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या उसका मुखौटा जो पहने हैं, ये कभी भी आज़ादी की मांग कभी भी नहीं की है। ये इनकी जो मांग थी वो थी डोमिनियन स्टेटस की थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब ये होता है कि भाई कोई भी देश जो कोई भी व्यवस्था चला रहा है, चाहे मोनार्की चलाए, चाहे डेमोक्रेसी चलाए, चाहे ऑलिगार्की चलाए, चाहे जो है वो प्लूटोक्रेसी चलाए हैं, चाहे कोई भी क्रेसी आप चलाइए, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो है वो इंग्लैंड के जो किंग जो उसका राजा है, चाहे जो महारानी, वो वहाँ पर रहेगी। मैंने फाइनल अथॉरिटी वो माने अंतिम जो शक्ति होगी वो इंग्लैंड के पास ही रहेगी। तो इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। और उसके आंशिक रूप में मैंने बताया आज भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कोई और देश है वो उसी व्यवस्था के अधीन आज भी हैं। ऑस्ट्रेलिया का किंग कौन है? वो इंग्लैंड का किंग महारानी। और जो कनाडा का भी, तो कुछ उसी के आसपास जो है ये सब मांग कर रहे थे कांग्रेसी, जो कह रहे थे हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनकी ये मांग थी। लेकिन हमारे जो अमर शहीद क्रांतिकारी थे और इतने बड़े देशभक्त थे,
वो ही कहते थे कि नहीं भाई, ये अंग्रेज यहां से कंप्लीटली पूर्णतः यहां से हटें, ये हम पर है कि हम कैसी व्यवस्था लाएंगे और किस व्यवस्था की किस प्रणाली या किस पद्धति के तहत जो है शासन वो चलाएंगे और खिदमत करेंगे अपने अवाम का। तो जब ये इन क्रांतिकारियों का और अमर शहीदों का ये मुद्दा जनता में लोकप्रिय होने लगा, तो तुरंत इस मुद्दे को इन कांग्रेसियों ने चुरा लिया और उस चुराने की दौड़ में 1929 में मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद सरदार पटेल को ही जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जिस प्रकार 1947 में हक बनता था सरदार पटेल जी का, और वो हक सरदार पटेल जी से छीन करके इसने दिला दिया गद्दार नेहरू के हाथों में। तो उसके पहले ये गद्दारी कर चुका था। उसके पहले ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के साथ गद्दारी कर चुका था कि नंबर था, वरीयता थी सरदार पटेल जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का, और वरीयता ही नहीं बल्कि उनके हाथों से संपूर्ण आजादी की और की घोषणा होती तो कितना उसको सम्मान मिलता। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी सरदार पटेल को वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं था। उसने कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया इस गद्दार नेहरू को। तो नेहरू जी नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण आजादी का या संपूर्ण आजादी का या संपूर्ण जो है स्वतंत्रता का घोषणा जो है वही रावी नदी के तट पर लाहौर में ये 30 दिसंबर 1929 को करवाया। तो किस गदर का एक गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी। तो और देखिए ये सब जो जेएनपीसी वाले हैं वो जिन्ना साहब को देश के विभाजन के लिए बदनाम करते हैं और पाकिस्तान बनने के लिए बदनाम करते हैं। जरा विचार करिए कि जिसमें संपूर्ण आज़ादी की घोषणा होती है 1929 में, तो जिन्ना साहब हुए चाहे कोई भी हुआ या कोई भी हुआ, वो पाकिस्तान की मांग नहीं रखता कि भाई पहले पाकिस्तान का मसला पहले उसको तय करिए, सेटल करिए, तब हम जो है ये जो संपूर्ण आज़ादी का हम समर्थन करेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो संपूर्ण आज़ादी की घोषणा जो कि 1929 में होती है, उसके 11 साल बाद 1940 में पाकिस्तान की मांग उठती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रहस्य और सवाल है। इन कांग्रेसियों से, इस बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि जरा बताओ कि जब 1929 में जब पूर्ण आज़ादी, हालांकि वो मुद्दा भी हमारे अमर शहीदों का, क्रांतिकारियों से चुराया हुआ मुद्दा था। ये मुद्दा उनका था, लेकिन उनसे चुरा करके ये सब, तो मुद्दा चुराने की इन सबों की एक परंपरा और आदत रही है। इसका एक इतिहास रहा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। आज भी आप देखते होंगे भारतीय जनता दल के जब मुद्दा भारतीय एकता जब ये लोकप्रिय हो रहा है, तो वो जो है आरएसएस वाला जो है इसको चुरा रहा है, कहता है कि हाँ भाई एकता होनी चाहिए, एक वो एकता, वो हिंदू मुस्लिम वाली एकता। तो ऐसे तो है तत्व, ऐसी बात नहीं है। जो कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, जो नेहरू का जो चरित्र रहा है, जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का चरित्र रहा, वही चरित्र तो आरएसएस का है, वही चरित्र है। तो इसको समझिए कि 1929 में संपूर्ण आज़ादी की घोषणा होने के बाद जो है किसी भी तबके से पाकिस्तान की मांग
नहीं उठी, या पाकिस्तान, और ये बात भी नहीं उठी कि पहले पाकिस्तान का मसला हल करिए, तब जो है संपूर्ण आज़ादी का समर्थन होगा। एक बात जो है गौर करने वाली बात है कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इन अंग्रेजों ने क्या क्या नहीं किया। ये जो तंजीमें इन सब ने बनवाई अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में, मुल्क के सबसे खिलाफ जो तंजीम थी वो थी कांग्रेस। उसकी स्थापना इन अंग्रेजों ने अपने किसी अंग्रेज के द्वारा ही करवाई 1885 में। और उसका क्या चरित्र रहा है आज़ादी की आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी और आज़ादी के बाद भी, यह देश ने देखा होगा और हमारे देशवासियों ने भी देखा होगा। और उसी प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इन अंग्रेजों ने 1905 में या 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग बनवाई ढाका में। और फिर अंग्रेजों ने फिर जो है यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए फिर इन्होंने भारत में यानी वामपंथियों की स्थापना करवाई 1920 में। और फिर उस अंग्रेजी सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए 1922 में हिंदू महासभा की स्थापना करवाई। और फिर उसी अंग्रेजी सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए आरएसएस की स्थापना कराई। तो हमारे देश के लोग अच्छी तरह से जाने कि ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग, वामपंथी, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही अंग्रेजों ने ये तंजीमें अपने शासनकाल में बनवाई थी। आज भी वही शक्तियां हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए रातों दिनों रात 24/7 लोग बोलते हैं ना, सक्रिय हैं। हमारे देश के लोग जरा इनको ठीक से पहचाने। और उसी आरएसएस की एक राजनीतिक उपज है भारतीय जनता पार्टी। तो कभी भी ये राष्ट्र के हित में ये हो नहीं सकती। तो अंग्रेज हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का जो उन्होंने अपनी एक अविभाज्य नीति बना लिया, इनएलाइनेबल पॉलिसी बन गई कि हिंदू मुस्लिम को हमेशा दूर रखना है, अलग रखना है, उसको तोड़ के रखना है। तो ये तंजीमें भी बनवाई। और 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाए, और जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल, इलेक्टोरेट की व्यवस्था उसमें दी गई। और वो पाकिस्तान बनने की एक शुरुआत थी। यानी अलग, माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए यदि अलग मतदाता मंडल की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से वो पाकिस्तान बनने की एक शुरुआत थी। इस कांग्रेस ने जो कि आजादी की लड़ाई लड़ने का मुखौटा पहनी थी, उसका दम भर रही थी, उसने उस इंडियन काउंसिल एक्ट को हूबहू जो है स्वीकार कर लिया, मंजूर कर लिया। और उसका मंजूर करना ही इस देश में या इस देश भारत के लिए विखंडन, माने भारत के विभाजन की नींव इसने डाल दिया। इस कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मतलब कि 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के उस जो भी प्रावधान थे उसको हूबहू स्वीकार करके इस कांग्रेस ने जो कि कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई का दम भर रही थी, उसका मुखौटा पहनी हुई थी, उसने
भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की उसने नींव रख दी। कि तो कितनी बड़ी गद्दार ये आपकी जेएनपीसी है देश को बांटने के मामले में। बीजेपी वाले कभी भी नहीं कहते कि बीजेपी वाले कभी भी नहीं कहते कि ये जेएनपीसी वालों ने 1909 में ही भारत के विभाजन और पाकिस्तान बनने की नींव वो रखी हुई है। तो किस तरह से बीजेपी वाले इसे इतने बड़े अभिशाप, इतनी बड़ी गद्दार जेएनपीसी का बचाव करते हैं, यह भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम बहुत अच्छे से इनको देखे। लेकिन फिर भी हमारे जो है भारतीय भाई बहनों के लिए आवश्यक है कि भारतीयता के महत्व को आगे बढ़ाएं, भारतीयता के आधार पर एक हों और ईवीएम मशीन पर, बूथ पर इन सारी देश विरोधी ताकतों को माकूल जवाब दें। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।